हाँ जी रजय। तो रजय, आज के लेक्चर में जैसे हमारा अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फॉर सितंबर 2026 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। अब रजय, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो रिवीजन मैं आप लोगों की स्टार्ट कर रही हूँ रजय, ये फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोगों ने मुझे डाउट बोला था कि मैम इन्वेंट्री चैप्टर मुश्किल लगता है, तो मैं इन्वेंट्री चैप्टर की सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करूंगी। ठीक है। अब सारे टॉपिक्स इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, पहली बात तो ये रिवीजन के। और इस रिवीजन का रजे फायदा तभी है जब आप लोग इस रिवीजन को आपने ये चैप्टर पहले किया हुआ है। अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं किया हुआ तो फिर इसका रिवीजन का कोई भी फायदा नहीं है, फिर मैं आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो जैसे जैसे रिवाइज करवा रही हूँ, आपने घर पे जाके क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं करने को, वो आपने एक बार कर लेने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो गुड्स मैंने ट्रेड करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। जो गुड्स मैंने बिजनेस में सेल करने के लिए रखे हुए हैं उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के केस में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल, ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होता है। ठीक है। ये सभी रजे जो है वो इन्वेंट्री वर्ड्स में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, तो ट्रेडिंग कंसर्न में जो आपके ट्रेडेड गुड्स हैं, जिसको आप लोग फिनिश गुड्स भी बोलते हो, वो आपके किस में आ जाते हैं, वो आपके रजे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर में हमने मेन टॉपिक, जो ये वाला टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है हमने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स जो है वो क्या होती हैं और कैसे इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना। अब सबसे पहले तो रजे हम लोग बात करें कि इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री मैंने फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रखी होती है, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इन्वेंट्री यूज हो रही है उसको हम लोग रॉ मटेरियल टाइप हो गया, उसको हम लोग इन्वेंट्री में काउंट करते हैं, या कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर वो गुड्स जो कंज्यूम हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो इन्वेंट्री आई। अब राजे, इसके बाद हम लोग बात करें कि मैम ऐसा क्या हो गया कि मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर पूरा एक सेपरेट चैप्टर करना पड़ रहा है। मतलब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो करते ही क्यों है, अब हमने ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें से आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और जब हमने रेगुलर क्लासेस ली थी तो मैंने आप लोगों को ये नोट्स लिखवाए थे, राइट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते ही क्यों है। राजे, इन्वेंट्री को जो वैल्यू करना है उसके चार कारण है, और आपको ये पेपर में लिख कर आने हैं, थ्योरी क्वेश्चन है। देखो, अकाउंट्स के पेपर की थ्योरी इजी होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक मेरी बात आपको समझ आई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताओ। डन है रजे? ओके, ठीक है रजे, ओके। चलो, अब सबसे पहले चार कारणों की वजह से हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। वो कौन कौन से कारण है? वो है रजे, सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अब हमें पता है कि जो भी हमारी इन्वेंट्री है रजे, वो सीओजीएस में जाती है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, बेटर है मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड ना ही यूज करूं। रजे, ट्रेडिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सोल प्रोप्राइटर चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आपका एक तो क्लोजिंग स्टॉक जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है एज एन एसेट। बैलेंस शीट में जाता है एज एन एसेट। तो वही आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इन्वेंट्री जाती है, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक का भी इंपैक्ट होगा।
ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को यानी कि इन्वेंट्री को अच्छे से इवेलुएट नहीं करोगे ड्यू टू दिस रिलेशन, देखो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब राजे अगर आप अपने इन्वेंट्री को ठीक से वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़ा होगा, तो होगा क्या राजे, या तो आपकी इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाएगी। अंडरस्टेट करने का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम हो जाएगी इन्वेंट्री। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, तो मैंने क्या कहा था, सीओजीएस पे क्या असर पड़ेगा, सीओजीएस जो है वो आपका रजे ज्यादा हो जाएगा। ये माइनस वाली वैल्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा हो गई। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो जो अब आपका सीओजीएस जो है वो ओवरस्टेट हुआ हुआ है। अगर आपका सीओजीएस ओवरस्टेट हुआ हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रह जाए आपका अंडरस्टेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे कम का प्रॉफिट आएगा। यहां तक मेरी बात समझ आ गई सभी को? इसको ओवरव्यू करो, पॉइंट को फटाफट करो। तो ये इफेक्ट राजे मैंने आपको क्लास में भी बताया था। मैंने कहा था कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट करोगे, अब उल्टा करते हो, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा का होगा, तो इस केस में आपकी जो सीओजीएस है वो अंडरस्टेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रॉफिट जरूरत से ज्यादा शो हो जाएगा। तो फर्स्ट राजे इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आपको जो इनकम डिटर्मिनेशन है उसको ठीक से डिटर्मिन करने के लिए, इनकम को ठीक से डिटर्मिन करने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना जरूरी है। अब सेकंड रीजन मैंने क्या बताया था, सेकंड रीजन बताया था मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। हमारा जो स्टॉक है वो बैलेंस शीट में भी शो होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट करोगे, बैलेंस शीट में एसेट्स ओवरस्टेट होंगे। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अंडरस्टेट करोगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स अंडरस्टेट होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सभी को समझ आ गए? मुझे सभी का जवाब चाहिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? ओके, ठीक है। चिराग आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? ओके रजत, ठीक है रजत, चलो। अब उसके बाद देखो, दो तो हमने पढ़ लिए पर्पस कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम क्यों पढ़ते हैं। तीसरा पर्पस रजे हमारा क्या है, लिक्विडिटी एनालिसिस ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी मतलब जब मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में एनालिसिस कर रही हूँ, तो शॉर्ट टर्म में मैं किस में फोकस करूंगी, जो शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स होंगे यानी कि करंट एसेट्स पर। और सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, मैं लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रही हूँ। अब हमारी जो इन्वेंट्री है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट या क्रूशियल करंट एसेट ऑफ द बिजनेस है। इसीलिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इंपैक्ट करेगी डायरेक्टली लिक्विडिटी पोजीशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन या इन्वेंट्री जो है वो लिक्विडिटी एनालिसिस करते वक्त बहुत सारी रेशोज में यूज होती है, जैसे करंट रेशो हो गया, या और जो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हो गया, जो एफिशिएंसी रेशियोज एंड ऑल। तो अगर आपके मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पुअर होगा तो इसका मतलब आपका बिजनेस जो है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स झेल सकता है। तो दैट्स व्हाई राजे लिक्विडिटी एनालिसिस करने के लिए भी बिजनेस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना प्रॉपर तरीके से जरूरी है। और लास्ट, इसको आप अदर वाला पॉइंट बोल सकते हो,
लास्ट पॉइंट ये है कि जो स्केड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का 2013 का, वो ये कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री जो है वो आपने सेपरेटली शो करना है। जैसे आपने रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट किया, या आपने वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट किया, फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट किए, तो ये आपको अलग अलग शो करना है। तो चार रीजंस रजे कौन से हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम डिटर्मिनेशन, सेकंड बैलेंस शीट, वैल्यूएशन इन बैलेंस शीट क्योंकि इन्वेंट्री बैलेंस शीट में भी जाती है, थर्ड लिक्विडिटी एनालिसिस, और फोर्थ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इन चार रीजंस की वजह से मुझे इन्वेंट्री वैल्यूएशन ठीक तरीके से करना जरूरी है। एम आई क्लियर टू ऑल? सभी को यहां तक समझ आ गया रजे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, यस और नो फटाफट आंसर दो मुझे। ओके रजय, ठीक है, चलो। अब उसके बाद आते हैं रजय आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये सारा पार्ट मैंने आपको करवा दिया, ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं ही है, मैंने बनवा रखे हैं क्लास में, तो आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने इन्वेंट्री वैल्यू किस पे करना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो भी आपके बैलेंस शीट में इन्वेंट्री होगी, जो आप परचेज करोगे, दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब कॉस्ट का मतलब क्या पढ़ा था हमने? कॉस्ट का मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है, और जितने भी अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने में, वो सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था क्लास में, एग्जांपल दिया था कि सपोज करो आपने यूएस से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है इंडिया में, आपने यूएस से कुछ रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया। अब इस केस में उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो मैं अगर रुपी में लूं, तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट है रजय रुपी 1 लाख। इसके अलावा आप लोगों को लोडिंग चार्जेस पे करने पड़े, गुड्स को लोड या अनलोड करवाने के लिए लोडिंग चार्जेस रजे आपको पे करने पड़े, लेट से सपोज करो 2000 के। फिर आपने कुछ लेबर चार्जेस पे किए लोडिंग अनलोडिंग के लिए 5000 के, और आपके कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लगे हैं, वो लगे हैं रुपीज 10,000 के। तो राजे आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, वो आपने सारी गुड्स इसमें सारी कॉस्ट ऐड करनी है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ परचेज तो ऐड करोगे ही करोगे। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, आपने वो भी ऐड करने। लोडिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके बगैर मैं इन्वेंट्री अपने बिजनेस में नहीं ला सकती। तो दैट्स वाई, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, कोई एंटर हुआ। जस्ट अ मिनट अजय। ओके, ठीक है। हाँ जी रजय, सो दैट्स वाई ये एक्सपेंसेस इनकर किए बगैर मैं अपनी इन्वेंट्री को बिजनेस तक नहीं ला सकती, ये हम इंक्लूड करेंगे। तो मैंने जब आपको नोट्स में लिखवाया था, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ परचेज तो आएगा ही आएगा, अगर हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज तो आएगा ही आएगा। एक मिनट हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा ऑल अदर एक्सपेंसेस जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है, वो भी इंक्लूड होंगे। अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट हमने जब डिटरमिन करनी हो, तो उसमें अगेन वही, फिनिश गुड्स बने किससे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में देखो, ट्रेडिंग कंसर्न के केस में तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस एक्सपेंसेस वो आएंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है,
तो उसके केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज तो आएगा ही आएगा, प्लस ऑल अदर एक्सपेंसेस जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है वो भी आएंगे। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कॉस्ट आपका जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लगी है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, वो भी ऐड होगी। इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट का क्या था, मैंने आपको स्टोरेज कॉस्ट का क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस तब तो इसको इंक्लूड करोगे, वरना नहीं करोगे। पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जैसे वाइन है, अब वाइन प्रोड्यूस करने में पहले हम जूसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस टाइम कुछ टाइम मुझे उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर मैं उसको स्टोर नहीं करूंगी तो वो वाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो वो स्टोरेज कॉस्ट है वाइन के केस में दैट विल बी इंक्लूडेड। वैसे स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है नॉर्मल केसेस में, आपने स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है। लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है तो वो आप इंक्लूड करोगे। उसके बाद कॉस्ट वाला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया। अब मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर वाली वैल्यू होगी उस पे आपकी इन्वेंट्री वैल्यू की जाएगी। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मैं इन रॉ लैंग्वेज बात करूं, वो वैल्यू जो मुझे इन्वेंट्री रियलाइज करके देगी। रियलाइज मतलब वो वैल्यू जो मेरी इन्वेंट्री को सेल करने से आएगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। हाँ जी रजय, ये टॉपिक आप लोगों को सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो फटाफट। ओके ठीक है, डन है, अंश डन है, ओके चिराग डन है, ठीक है सिमरन, ओके जानवी मुझे रिप्लाई चाहिए रजय। ठीक है रजय, ओके रजय चलो। अब रजय नेक्स्ट पार्ट पर आओ। अब नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने बता दिया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें, हाँ एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये मैंने नहीं बताया। कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट राजे ऐसी होती हैं जो मैं स्पेसिफिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त एक्सक्लूड करती हूँ। वो कौन सी कॉस्ट है, सबसे पहले है abnormal amounts of wasted materials। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स मतलब आप इसको एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हो। एबनॉर्मल लॉस जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये जो एबनॉर्मल लॉस है राजे, ये नॉर्मली प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त कंसीडर किया जाता है। दूसरा, फिर स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दीज कॉस्ट आर नेसेसरी। स्टोरेज कॉस्ट वही बात मैंने बता दी, अगर तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नेसेसरी है तब तो इंक्लूड करोगे, वरना नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये चार कॉस्ट ऐसी हैं जो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वेंट्री में से एक्सक्लूड की जाए, ठीक है। एनआरवी का मतलब मैंने बता दिया। अब आप लोग एक काम करो, 2 मिनट्स का टाइम लो रजे, और ये आपका टॉपिक एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो, चाहे अपने नोट्स में से जो ये वाले नोट्स मैंने लिखवा रखे हैं, या फिर रजे आप लोग अपनी बुक में से कर लो जो आपका मॉड्यूल है। फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करो, जल्दी करो।
हाँ जी रजय, कोई प्रॉब्लम इसमें? करवाऊं आगे मैं नेक्स्ट? ओके ओके ठीक है। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रजय प्लीज आंसर करो। ओके रजय, ठीक है रजय, चलो डन हो गया। अब राजे, हमने ये देख लिया कि अगर हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, मेरे बिजनेस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो किस वैल्यू पर जाएगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमने कवर करना है वो करना है रजे कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड, मतलब अगर मुझे इन्वेंट्री याद रखना, मैं वैल्यूएशन टेक्निक नहीं बता रही हूँ, मैं रिकॉर्ड करने के तरीके बता रही हूँ। मतलब इन्वेंट्री आ रही है आ रही है आ रही है और सेल भी हो रही है सेल भी हो रही है सेल भी हो रही है, तो उस केस में आप इन्वेंट्री को वैल्यू रिकॉर्ड कैसे करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कितनी इन्वेंट्री सेल हो चुकी है, कितनी इन्वेंट्री जो है वो आपकी परचेज हो चुकी है एंड ऑल। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के। अगेन नोट्स में से आ जाओ रजय। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? ये एग्जांपल तो वही है, हाँ ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मैंने एक गोडाउन लिया हुआ है, मैंने वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स में पूरा साल मेंटेन नहीं कर रही, मतलब कुछ पीरियड के बाद मैं इन्वेंट्री फिजिकली काउंट कर लेती हूँ बस। जैसे ये रूम है पूरा बड़ा सा, और इस रूम में पूरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस केस में मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं रोज कितना परचेज हो रहा है, रोज कितना सेल हो रहा है, इसका मैं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही। हर पीरियड के बाद, वो पीरियड कितना हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, उस पीरियड के बाद मैं इन्वेंट्री काउंट कर लेती हूँ कितना। तो it is a system of ascertaining inventory by taking actual physical count of all necessary items at a particular date. एट अ पर्टिकुलर डेट। नॉर्मली ये जो पीरियड होता है ना वो ईयरली होता है। प्रैक्टिकली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, देखो जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल वहां पर पुअर हो जाएगा। तो स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं रजे, वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, ईयर एंड पर जो भी उनका है, चाहे 31 दिसंबर है, चाहे 31 मार्च है, या कोई और डेट है, उस ईयर पर वो सिस्टम, वो क्या करते हैं, इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से उनको पता लग जाता है कि पूरे साल में मैंने कितना खरीदा और कितना बचा। आप इसको इस तरह से ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको, आपके पास आपके पॉकेट में 1000 थे, तो इसको मैं ओपनिंग बैलेंस मान लूंगी। आपको आपके पेरेंट्स से लेट से सपोज करो 5000 और मिले। आपके पेरेंट्स ने बोला कि जाओ आप इसको जो भी आपने खर्चा वगैरह करना आप कर लो। तो 5000 मतलब ये आपकी परचेजेस होगी, आपको पेरेंट्स से मिले, आपने 5000 और मिले, मतलब आपकी परचेजेस। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया खर्चा किया खर्चा किया, यानी कि सेल की। सेल के रिकॉर्ड्स आपने रखे नहीं, सेल के रिकॉर्ड्स इसीलिए थे क्योंकि मैंने परचेज लेजर बना रखा था। जब पूरा दिन खत्म हो गया, आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा बताओ आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने कहा कि मेरी पॉकेट में जो है वो सिर्फ इस वक्त 2000 पड़े हुए हैं। मतलब टोटल मेरे पास कितने थे, 6000। बचे कितने हैं, आपने पॉकेट में से पर्स निकाला, उसमें से देखा 2000 बचे हुए हैं, तो ये 2000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यानी कि मैंने खर्चा, यानी कि सेल कितना किया, 4000। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ ब्रजे, अगर हम ये इस इसमें फॉर्मूला में रेफर करें, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा फिजिकल काउंटिंग से, जैसे मैंने बताया ना, आपने पॉकेट में से पैसे निकाले, पॉकेट में देखा कि आपके पास इतने रुपए बचे पड़े थे, ठीक है। परचेजेस का लेजर बना रखा है, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से आया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसमें वो क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने आपको कौन सा सिस्टम बताया, ये मैंने आपको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बताया। हाँ जी रजत, यहां तक मेरी बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? नो, ओके ठीक है। हाँ जी बाकी सभी ओके।
ठीक है रजय। अब एक और सिस्टम हम मेंटेन करते हैं। एक और सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल मतलब मैंने ना, पहली बात तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता है ज्यादातर। ठीक है। दूसरी बात रजे, ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक स्टोर कीपर बना रखा है। ये पूरा रूम है, गोडाउन है मेरा। मैंने इसके बाहर गेट के पास स्टोर कीपर बिठा रखा है। मैंने उसको बोल रखा है कि भाई जब इन्वेंट्री एंटर होगी तो अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर लेना प्लस की, और जब इन्वेंट्री चली जाएगी, सेल होगी, तो स्टॉक रजिस्टर में से माइनस कर लेना। मतलब तूने पूरा जितना परचेज हुआ, जितना सेल हुआ, जितना डैमेज हुआ, उसका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करके रखना है। तो दिस इज परपेचुअल। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअसली आई एम मेंटेनिंग द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो मुझे फिजिकल काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैं अगर प्रॉपर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हूं, तो मुझे फिर फिजिकल काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली टू वेरीफाई माई रिकॉर्ड्स की हाँ, जो मैंने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, मेरे स्टॉक रजिस्टर में लिखा है कि एट द एंड 4,000 की इन्वेंट्री बचनी चाहिए। क्या सही में इतनी इन्वेंट्री बच रही है? ये इसके लिए मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस तरह से फॉलो करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिसीट्स एंड इशू ऑफ इन्वेंट्री जो है वो साथ साथ काउंट करती हूँ, साथ साथ मेंटेन करती हूँ। तो अगर हम इस फॉर्मूले में जाएं, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगेन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में से आएगा, परचेजेस लेजर में से आएगा। अब क्योंकि मैंने यहां पर प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं और मुझे पता है कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो मेरी सेल हुई है, सीओजीएस कितना है, यानी कि इस केस में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। तो जैसे अब इसी एग्जांपल को, जो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था, इसी एग्जांपल को रजे अगर मैं करूं, मेरे पास 1,000 पॉकेट में थे, मुझे मेरे मदर से 5,000 और मिले, टोटल मेरे पास 6,000 हो गए। 6,000 अपनी पॉकेट में लेकर मैं मार्केट में गई। जैसे जैसे खर्चा होता जा रहा था मैं काउंट करती जा रही थी, अब 500 खर्च हो गया, अब 1,000 खर्च हो गया, 1,500 खर्च हो गया। एट द एंड ऑफ द डे जब मेरी शॉपिंग खत्म हो गई, तो मुझे पता चला कि मैंने 4,000 का टोटल खर्चा कर दिया। मैं घर गई, घर से मैंने पूछा, मम्मा ने पूछा कि कितने पैसे बचे हैं तेरे पास। मैंने कहा कि मैंने 4,000 की शॉपिंग की है मम्मा, 6,000 मैं लेके गई थी, मतलब ऑब्वियसली 2,000 ही होंगे मेरे पॉकेट में। अब मैंने पर्स निकाला, फिजिकल काउंटिंग की, चेक करने के लिए कि मेरा हिसाब सही है या नहीं सही है, 2,000 ही निकले। मतलब इस केस में जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी रजत, ये पार्ट समझ में आया सभी को? क्लियर? यस मैम। ओके रजत, ठीक है रजत, चलो डन हो गया। ये पार्ट हमारा डन है। अब आप लोग एक काम करो, अगेन 2 मिनट्स का टाइम लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर मैं आगे करवाऊंगा। रजत करो फटाफट। हाँ जी, डर है रजे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया रिवाइज सभी का? यस मैम। ओके, ठीक है रजे, ठीक है, डन है। जसप्रीत आपका?
जानवी, रिप्लाई चाहिए मुझे। ओके रजय, ठीक है, चल। अब रजय आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम हो गया, प्रिपेचुअल भी मैंने करवा दिया। ये जरूर पढ़ जाना अपने बुक में से। लर्न तो देखो, लर्न कर लो तो अच्छा है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है पास्ट ईयर में, इस पे आए होते हैं। और कोई भी वेग से पॉइंट मत लिखा करो रजय पेपर में, ठीक है। दिस इज द फोर्थ डिफरेंस पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। समझ आ गई मेरी बात? अब हम आते हैं वैल्यूएशन की तरफ। वैल्यूएशन में अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, या जो मेरा सीओजीएस है, वो मुझे किस तरह से वैल्यू करना है। यहां से मेन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो रजे फ्रेम होंगे, ठीक है। इन्वेंट्री फॉर्मूला, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू देखनी हो मुझे, तो रजे उसके ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल्स और दूसरा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल्स, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल्स में हम लोग क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट वाला एलिमेंट माइनस कर दो तो वो आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल्स हो जाता था। पहले हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल्स पर फोकस करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में सबसे पहले है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब, मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो अलग अलग है। जैसे फर्नीचर की शॉप होती है, अब फर्नीचर की शॉप में क्या होता है, एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, एक सोफा पड़ा है, एक कुछ और डाइनिंग पड़ा है एंड ऑल। तो ये फर्नीचर अलग अलग है, डिजाइन सबका अलग है, सब पे जो जितना मटेरियल लगा हुआ है वो अलग है। तो सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी, कोई 4,000 वाला होगा, कोई 10,000 वाला होगा, कोई 14,000 वाला होगा, ऐसे हो। तो जिस केस में इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल होती है, जैसे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया, वहां पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को या सीओजीएस कैलकुलेट करते वक्त जो गुड्स आपने सेल किए हैं उसकी जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो उसको एक्चुअल कॉस्ट पर ही लेते हो। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के केस में आपने रजे जो एक्चुअल कॉस्ट है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में वही ले ली। अब रजे ये तीनों मेथड्स कब यूज होंगे? फीफो, लीफो और एवरेज मेथड। ये तब यूज होगा जब इन्वेंट्री आपकी आइडेंटिफाइबल नहीं है, सेम सेम है। सेम सेम है कैसे? जैसे यहाँ पर चेयर्स पड़ी है, बहुत सारी चेयर्स पड़ी है। अब ये देखने में सारी चेयर सेम है, मटेरियल भी सेम है, कलर भी सेम है। हो सकता है मैंने एक चेयर 100 रुपए की खरीदी हो, दूसरी हाँ 110 की खरीदी हो, तीसरी 90 की खरीदी हो। कॉस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट देखने में ये सभी चेयर्स जो है वो एक जैसी लगती हैं। तो उसके लिए जहां पर इन्वेंट्री आइडेंटिफाइबल, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होती, वहां पर रजे आप लोगों ने या तो फीफो मेथड यूज करना है। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड यूज करना है। लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट या एवरेज यूज करना है। एवरेज में दो है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब राजा देखो, जो ये वाला एरिया है ना आपका, फीफो लीफो और एवरेज, इसको मैं रिवीजन में बहुत डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगी। जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स का डाउट आता है, मैम हमें फीफो मेथड नहीं समझ आता, या मैम एवरेज नहीं समझ आता, तो इन दैट केस आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, आपके पास मेरे वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिन्होंने कोर्स एनरोल किया हुआ है हमारे से, ठीक है। पहली बात, दूसरी बात, इसका एक रफ आइडिया मैं दे देती हूँ कि किस तरह से ये मेथड अप्लाई होते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके फीफो मेथड की, तो फीफो मेथड में हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें हम ये लेते हैं कि जो इन्वेंट्री फर्स्ट इन हुई है वही इन्वेंट्री फर्स्ट आउट होगी, दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 सितंबर को परचेज की 4,000 और 15 सितंबर को परचेज की है 5,000 यूनिट्स, और उसके बाद 20 सितंबर को मैंने सेल किए हैं मान लो 6,000 यूनिट्स। अब देखो टोटल यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल कितने थे? 9,000 के, ठीक है। और मैंने इसमें से सेल कितने किए हैं? 6 के। अब सपोज करो कि 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 4.5 और 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 6.5।
तो जो सेल हुए, अब मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो मेंटेन किए नहीं है, तो जो सेल हुए हैं वो कौन से हुए हैं मुझे नहीं पता, 4.5 वाले सेल हुए हैं या 6.5 वाले। तो रजे अगर तो आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, उस केस में जो इन्वेंट्री फर्स्ट इन हुई है 6,000 में से, जो इन्वेंट्री फर्स्ट इन हुई है वो ही फर्स्ट आउट होगी। फर्स्ट इन कौन सी हुई थी, 4,000 वाली। तो 6,000 में से पहले 4,000 वाले यूनिट सेल होंगे, उसके बाद अगर कोई बच गया तो 6.5 वाले आएंगे। ये फीफो मेथड है। फीफो मेथड कहता है जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। उसके बाद आ जाते हैं लीफो मेथड के अंदर। लीफो मेथड आपका क्या कहता है, जो लास्ट वाला इन होगा, जो आपने रीसेंट परचेजेस किए हैं, रीसेंट परचेजेस। अब अगर 6,000 यूनिट्स की मैं बात करूं, तो इसमें से रीसेंट वाली परचेजेस कौन सी हैं, 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 जाएगा, और अगर कुछ बचा तो 1,000 जो है वो 4.5 में से जाएगा। तो याद रखना तीनों मेथड्स में, चाहे लीफो हो, चाहे फीफो हो, चाहे एवरेज हो, तीनों से नंबर ऑफ यूनिट सेम आएंगे, बट जो हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो डिफर करेगी। ये मेरे वाले नोट्स हैं, ये मेरे वाले नोट्स आप लोगों के पास हैं, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपलोड कर दूंगी। इन नोट्स में मैंने हर एक मेथड का एग्जांपल ले रखा है, एक ही एग्जांपल को सभी मेथड से सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो राजे आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, मेरी बात समझ आ गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। Yes, ma'am. सिमरन, एहसास, जसप्रीत, ओके राजे, ठीक है राजे, चलो डन हो गया। अब राजे उसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो मैंने ये आपको मेथड्स करवा दिए। अभी ना मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगी, अभी मैं बता दूंगी कि जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो तो आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें वेटेड एवरेज मेथड रजे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सिंपल एवरेज में क्या होता है, हम लोग पूरी इन्वेंट्री की एवरेज निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल एवरेज मेथड लूं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 और प्लस 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे रजे 9,000। ये आपका एवरेज मेथड आ गया। वेटेड एवरेज भी इसी तरह से ही होता है कुछ। आप लोग एक बार एग्जांपल पढ़ लेना, ये वाली पीडीएफ में से आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आते हैं रजे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स पे। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फर्दर दो मेथड्स हैं, एक तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, और दूसरा रजे इसमें एक और मेथड होता है, वो आपका सीए इंटर में आता है, वो सीए फाउंडेशन में नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आप लोग सीए इंटर में करोगे। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मतलब यहाँ पर मेरे पास परचेजेस ओपनिंग स्टॉक अलग अलग नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस के बेसिस पर उसमें से कॉस्ट माइनस करके मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू लेनी है। जैसे मैं इलस्ट्रेशन 6 ले लेती हूँ, इसमें आपकी बुक की मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन 6 है। इलस्ट्रेशन 6 में देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर जो है वो 15,75,500 के हैं, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट है 3% का, और जीएसटी है 11%। इसके अलावा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया हुआ है सेल्स। अब सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका सेल प्राइस दिया हुआ है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने सिंपली सेल में से जो गुड्स सॉरी जो गुड्स परचेज किए थे उसमें से सेल माइनस करके इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, कितनी बची इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो मैं अगर परचेजेस की बात करूं, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि 15,75,500 में से आप लोग पहले 3% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, आपके पास ये ट्रेड डिस्काउंट आ गया। उसके बाद इसमें जीएसटी ऐड करोगे, 11% जीएसटी ऐड कर दिया, पैकिंग चार्जेस ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि दिस इज द कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये आपका 17,83,841 की परचेजेस आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। देखो आपको बेसिकली ना
क्लोजिंग इन्वेंट्री में से प्रॉफिट वाला एलिमेंट माइनस करना है। अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में से प्रॉफिट वाला एलिमेंट रजे माइनस करना है तो उसके लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है सेल, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? जो भी टोटल सेल है, अज्यूम कर लो कि आपने इंक्लूडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री सारे गुड सेल कर दिए, जो भी आपका टोटल वाला सेल है उसमें से टोटल वाली ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी परचेजेस की है, अब ओपनिंग स्टॉक की तो डिटेल है नहीं, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक था नहीं, वो प्लस माइनस कर दो, सेल में से परचेजेस सारी की सारी माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ये फॉर्मूला लगाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। अब आपने इसमें से सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर देना है। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना है ये परसेंटेज लगा के, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? सेम इलस्ट्रेशन 7 है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सिमरन, एहसास, जानवी रिप्लाई ओके, ठीक है, जानवी डन है। ओके रचे, चलो। अब देखो यहां पर ना ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब ना लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में मैं आपको क्या बताऊंगी रजे? क्वेश्चंस में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इस चैप्टर के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात रजे, फर्स्ट रिवीजन के लिए सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन करने ही करने हैं स्कैनर। अगर जब सिलेबस चल रहा था आपने पास्ट ईयर स्कैनर मतलब पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस आपने अगर नहीं किए हैं तो उस केस में आप वो क्वेश्चन करोगे रजे, पहली बात। दूसरा, एग्जांपल्स भी करोगे। ऐसा मत समझना कि मैम सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस में से पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट मैं आपके रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। बाद में पेपर्स के बाद मुझे मत बोलना कि मैम आपके गए क्वेश्चंस में से तो आया ही नहीं, आएगा, लेकिन दिस इज नॉट गारंटी। ठीक है, अब हमने करना है टॉपिक आपका इन्वेंट्री टेकिंग का। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं राजे। फॉर एग्जांपल मैंने अपना स्टॉक जो काउंट किया है वो काउंट किया है 10 अप्रैल को, लेकिन मेरा जो ईयर एंड हो रहा था वो 31 मार्च को हो रहा था। मैंने 10 दिन लेट फिजिकल काउंट किया, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रही थी, परपेचुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड नहीं है, तो मैंने क्या किया 10 दिन बाद अपना स्टॉक काउंट किया। तो इसमें जो मेजर एडजस्टमेंट्स आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले परचेजेस। राजे देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको 10 अप्रैल का स्टॉक दे रखा है और बोल रखा है कि इन 10 दिनों में जो परचेजेस की हैं वो आपने लिए। अब अगर आपको 31 मार्च वाला राजे स्टॉक कैलकुलेट करना है इससे, तो परचेजेस जो भी की होंगी उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि 31 मार्च में इन परचेजेस का इफेक्ट तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किए होंगे कुछ गुड्स, तो सेल वाले गुड्स को आपने एड बैक कर देना है। एड बैक क्यों करना है? क्योंकि 31 मार्च को ये गुड्स तो सेल किए नहीं होंगे, ये गुड्स, ये सेल कौन से पीरियड की होगी, 10 दिन की, 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो सेल हुई है वो आपने एड बैक करनी है, क्योंकि 31 मार्च वाली इन्वेंट्री में ये सेल नहीं थी। और ये जो एड बैक करनी है ये एट कॉस्ट करनी है, मतलब अगर आपको सेल दिया हुआ है तो उसमें से प्रॉफिट वाला एलिमेंट माइनस करना है। अब थर्ड इसमें एक जो मेजर एडजस्टमेंट आती है रजे वो आती है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन में से करवाती हूँ। ठीक है, फोर्थ इसमें जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है कंसाइनमेंट वाली एडजस्टमेंट। कंसाइनमेंट, ये चार मेजर एडजस्टमेंट्स हैं आपकी जो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में करनी होती है। अब आप लोग एक काम करो, अब आप लोग 2 मिनट्स का टाइम लो रजे, इन्वेंट्री चैप्टर अभी तक हमने जितना किया वो सारा रिवाइज करो।
Then we will be moving to our last topic for today's discussion, which is questions. आपने कौन कौन से करने हैं? क्वेश्चंस में से ही मैं आपको ये एडजस्टमेंट्स बता दूंगी कि आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। करो रजे, फटाफट फटाफट रिवाइज करो जरा। सॉरी। हाँ जी रजय, कर लिया रिवाइज सभी ने? कोई दिक्कत? Yes, ma'am. ओके ठीक है अंश। हाँ जी, बाकी सभी ने? ओके रजय, चलो ठीक है। ठीक है रजय, चलो अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस करनी है और कुछ स्कैनर करने हैं। स्कैनर ये आप लोगों को प्रिंटेड वर्जन में हमने दिए ही हुए हैं, ठीक है। इसमें से रिवाइज करना है और कुछ इलस्ट्रेशंस करनी है। याद रखना, अगर आपने अभी तक अकाउंट सब्जेक्ट एक बार भी रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम्पल्स तो सारे ही करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, ये मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हुए हैं। अगर मैं आपके मॉड्यूल में से, सबसे पहले मॉड्यूल में से आते हैं। अगर आपको देखो किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे जानवी ने मुझे कहा था कि मैम मुझे फीफो मेथड या जो लीफो मेथड है ये समझ नहीं आता, तो जानवी आपको फिर वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको इन जनरल सारा क्लियर हो गया है तो उसमें आप सबसे पहले पकड़ोगे इलस्ट्रेशन 8 अपने मॉड्यूल की। इलस्ट्रेशन 8 में आपका एक ये वाला पॉइंट है रजे, ये वाला पॉइंट, बस यही मेजर एडजस्टमेंट है, बाकी आप हैंडल कर लोगे। ये वाले पॉइंट में कहते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक आइटम हमने राइट ऑफ की थी 17,500 की, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000, जिसका कॉस्ट 50,000 का था और अब वो 45,000 की सेल कर दी है। अब राजे इस पे जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट, अब देखो मेरी बात सुनो, इस ये वाली जो डिटेल्स है ना, ये एबनॉर्मल सेल की डिटेल्स है। आप लोगों को जो प्रॉफिट दे रखा है वो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त इलस्ट्रेशन 8 में सबसे पहले तो आपकी जो ओपनिंग स्टॉक यहां पर दिया हुआ है उसमें से ये एबनॉर्मल वाली इन्वेंट्री माइनस कर दोगे, और सेल की एडजस्टमेंट करते वक्त आप लोगों ने जो ये एबनॉर्मल आइटम सेल की है वो एडजस्टमेंट माइनस कर दोगे। मतलब आपको 20% वाला जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नॉर्मल वाले सेल पर निकालना है। तो आपने इसमें जो नॉर्मल वाला सेल है वो आपने, एबनॉर्मल वाला सेल है सॉरी, वो आपने इंक्लूड करना ही नहीं है, वो सारा माइनस कर देना। इलस्ट्रेशन 8 सबसे पहले मार्क कर लो रजे, आप लोगों ने उसमें ये सॉरी चैप्टर नंबर इन्वेंट्री का जो आपने मॉड्यूल क्वेश्चंस है, दो पार्ट्स बना लो। एक ये सेपरेट आप लोग रजे अपना
पीडीएफ बना लो, ठीक है। सेपरेट पीडीएफ में जो ये मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं उसमें आपने इलस्ट्रेशन 8 रजे करके जाना है, उसकी एडजस्टमेंट करके जानी है। हाँ जी रजे, ये इलस्ट्रेशन 8 वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके बाद आपने इसी क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 9 करना है। इलस्ट्रेशन 9 में मार्क कर लो एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 है। अब ध्यान से सुनो, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 कौन सी है इलस्ट्रेशन 9 में? बाकी सभी अगर आपको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पता है आप हैंडल कर सकते हो। रजे ट्रेडर है जो 31 मार्च को ईयर एंड करता है, बट उसने जो इन्वेंट्री काउंट है वो 15 अप्रैल को किया, मतलब 15 दिनों के बाद। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्ट्स वर जब 15 अप्रैल को उसने इन्वेंट्री काउंट किया तो उसकी 50,000 की इन्वेंट्री आई। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहती है? कहती है कि ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, 4 हफ्तों का टाइम दिया गया। कस्टमर को 10,000 के गुड्स बेचे गए, उसको बोला गया कि तेरे पास 4 हफ्तों का टाइम है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर तो ये गुड्स जो है वो मुझे बता देना तुमने रखने हैं या नहीं रखने। अब एज ऑन 10 अप्रैल 40% ऑफ द गुड्स जो है वो वापस आ गए। ध्यान से सुनो मेरी बात, 40% ऑफ द गुड्स वापस आ गए, मतलब जब मैंने 15 अप्रैल को फिजिकल काउंटिंग की होगी तो ये 40% इंक्लूड हो गया होगा। और जो रिमेनिंग 60% है वो कस्टमर ने क्या कर दिया, वो अप्रूव कर दिया, अप्रूविंग द रेस्ट। अब राजे इसमें हमने एडजस्टमेंट क्या करनी है, ध्यान से सुनो। इसमें उन्होंने बोला द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16 अप्रैल। अब इसमें इन्होंने 6,000 जो रिमेनिंग गुड्स है उसका 80% जो है वो लेस कर दिया। देखो जो रिमेनिंग गुड्स रह गए हैं वो कितने रह गए हैं, 60%, यानी कि 6,000 के। और मेरा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, 20%। यानी कि ये जो 60% के गुड्स हैं जो अब भी मैंने अपनी इन्वेंट्री में काउंट किए होंगे, क्योंकि जो अप्रूवल बेसिस पर सेल होती है जब तक वो अप्रूवल उसका नहीं आ जाता तब तक मैं उसको अपनी इन्वेंट्री में काउंट करती हूँ। तो रजे उसका 6,000 का जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो मैंने क्या कर दिया है साथ ही में लेस। यहां तक आप लोगों को ये वाली एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्लियर हो गई सभी को? डन है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अब फिफ्थ पर आओ। फिफ्थ में उन्होंने क्या बोला, द ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000। ध्यान से सुनना रजे, कंसाइनमेंट के केस में दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है कंसाइनी। कंसाइनी वो बंदा है जो गुड्स ले रहा है, मतलब गुड्स जिसके पास आ रहे हैं। और एक होता है राजे कंसाइनर। कंसाइनर वो बंदा होता है जो गुड्स भेज रहा है किसी को। कंसाइनर मतलब मैंने सेल नहीं किया है, एज एन एजेंट अपने पार्टनर को या कह लो कंसाइनी को असाइन किया कि तुम मेरे बिहाफ पे ये गुड्स सेल कर दे। तो ये जो ट्रेडर है ना यहाँ पे ये कंसाइनी है, इसने रिसीव किया है ना गुड्स, लेकिन ये इसके इन्वेंट्री में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ओनरशिप अभी तक कंसाइनर के पास है। कहते द ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट। 20% ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड। 50% 15 अप्रैल को सेल हो गए थे, मतलब रिमेनिंग 30% पड़े हैं। अब जो रिमेनिंग 30% पड़े हैं वो मैं अपनी इन्वेंट्री, मेरी फिजिकल काउंटिंग में आगे होंगे ना ये। अगर फिजिकल काउंटिंग में आगे होंगे रिमेनिंग 30% तो मैं वो माइनस कर दूंगी 2,400। ये देखो, हाँ जी रजे, यहां तक मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ये दो एडजस्टमेंट? ओके, बाकी सभी स्टूडेंट्स ठीक है। तो रजे आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे थे? कंसाइनमेंट वाला रजे सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो। कंसाइनमेंट में 8,000 के गुड्स मैंने लिए थे, ठीक है। अब उसमें से 20% तो 31 मार्च को बिक गए,
50% बिक गए 15 अप्रैल को, यानी कि 15 अप्रैल को जब मैंने स्टॉक काउंट किया होगा तो उसमें 30% ऑफ द गुड्स जो है वो रजे, वो मैंने इंक्लूड किए होंगे ना, वो फिजिकल काउंटिंग में आ गए होंगे। जैसे यहाँ पर इस रूम में टोटल 25 चेयर्स पड़ी हैं, 25 में से 2 चेयर्स कंसाइनर की हैं, तो जब मैं फिजिकल काउंटिंग करूंगी तो एक बार तो ये 2 चेयर्स इंक्लूड हो जाएंगी, तो उसको 30% को, जो 2 चेयर्स है वो माइनस करना है, इसीलिए मैंने 30% रिमूव किया। अब समझ आ गया रजे? ठीक है, चलो डन हो गया। तो रजे अब आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप लोगों ने 9 करना है। लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5 पे, इस पे स्पेशल स्पेशल ध्यान देना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपने मॉड्यूल का करना है इलस्ट्रेशन 10। अब इसमें 2 एडजस्टमेंट है। कौन सी? रजे एक ना इन्होंने यहाँ पर बोला है, सेम इन्वेंट्री टेकिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है कि मेरे पास 11,250 की कुछ स्लो मूविंग आइटम्स पड़ी थी। स्लो मूविंग आइटम्स मतलब जो जल्दी जल्दी से सेल नहीं होती है। अब वो जल्दी सेल नहीं हो रही, इसीलिए उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। कहते हैं वो इन्वेंट्री अब 5250 की होगी है। मतलब जब आप इसका आंसर देखोगे तो आप देखोगे उसमें से 11,250 की एक पर्टिकुलर आइटम है जो मैंने 5250 की कर दी है, यानी कि 6,000 माइनस हो जाएगा। दूसरा, रजे सेम, ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 15,500 की, वो जितनी डिलीवरी डेट थी उससे लेट पहुंचे, फ्लड्स के कारण वो लेट पहुंचे। अब अगर वो फ्लड्स के कारण लेट पहुंचे तो उसको कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। उन गुड्स की जो एनआरवी हो गई वो हो गई 12,500। कॉस्ट है 15,500 की, एनआरवी है 12,500। मैं वैल्यू किस पे करूंगी? विच एवर इज लोअर पर। मतलब मेरी इन्वेंट्री वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12,500। तो मतलब 15,500 से आप इन्वेंट्री कितने की कर दोगे? 12,500 की, तो ये 3,000 यहां से भी माइनस करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन रजे आपने मॉड्यूल से करके जाने हैं, एक इलस्ट्रेशन 8, एक इलस्ट्रेशन 9 और दूसरा इलस्ट्रेशन 10, प्लस वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट। मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए रजे, क्लियर टू ऑल यहां तक? डन? Yes, ma'am. सिमरन, एहसास? ओके, ठीक है रजे, चलो। अब राजेश स्कैनर क्वेश्चंस लिख लो, ये स्कैनर आप लोगों को प्रिंटेड में मिला ही हुआ है। स्कैनर क्वेश्चन में ना एक आपका सबसे पहले क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। स्कैनर क्वेश्चंस मैं लिख देती हूँ। स्कैनर क्वेश्चन में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट आप लोग देख लेना। एक क्वेश्चन नंबर आएगा इसका 4, स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट लिखी हुई है आपकी, वो मैं बता देती हूँ, ये देखो। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, हाँ ये देखो, इसमें भी वही है, ये इलस्ट्रेशन 6 की तरह है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की ना। अब क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आप इसको सेल्स में ऐड करके वही पहले मार्जिन निकालोगे, फिर कॉस्ट माइनस करोगे। इसमें बस ये एडजस्टमेंट है, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद करना है आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है आपने 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में 6th एडजस्टमेंट देखनी है। क्वेश्चन नंबर 9th में 6 देखो, जो क्वेश्चन करना है वो पूरा ही करना है। मैं इंपॉर्टेंट उसमें सिर्फ 6th एडजस्टमेंट बता रही हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9th, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th, उसकी 6th एडजस्टमेंट ये वाली, स्लो मूविंग आइटम वाली है ये भी, सेम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, अब ये ना क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट था। इससे रिलेटेड कोई भी रजे आप लोगों को मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है।
नया इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से सुनो। इसमें ना उन्होंने बोला हुआ है कि ये सारे हमने परचेज सेल किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, मई के मंथ की आपको परचेज सेल दी हुए हैं। लास्ट में दिया हुआ है द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, अनलोडिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, वेयर हाउस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब आपको इसमें वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड अप्लाई करना है। देखो ये चीज तो आप कर लोगे, बट ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं अप्लाई करती हूं सबसे पहले इसमें फीफो मेथड। अब फीफो मेथड में मैं अलग अलग परचेज से लिख रही हूं। जब मैं 2 मई की परचेज लूंगी तो कितने की है, 300 यूनिट्स फॉर 18 की है। लेकिन रजे इसके अलावा मैंने 300 के फ्रेट चार्जेस प्लस 150 के जो अनलोडिंग चार्जेस है वो भी इनकर किए हैं, राइट। अब वेयर हाउस नहीं लेना रेंट, क्योंकि ये परचेज करने के बाद का खर्चा है, इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता। सेम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब इन 300 यूनिट्स को परचेज करने के लिए मैंने ये 450 रुपीज का खर्चा और किया। तो पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट का खर्चा कितना हो गया, 450 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल्स टू 1.5। जब आप ये कॉस्ट लोगे तो आपने 18 नहीं लेनी, उसमें 1.5 ऐड करना है, टोटल 19.5 लेनी है। देखो चाहे जो मर्जी मेथड अप्लाई करो, ये देखो 2 मई 319.5 लिया हुआ है। सेम फॉर परचेजेस ऑन 16 मई। 16 मई को आपने 450 चार्जेस इनकर किए हैं फॉर 500 यूनिट्स, यानी कि पर यूनिट आ गया 0.9। तो आपने 16 मई को रजे 21.9 लिया, 21 प्लस 0.9। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखना है, ये मॉड्यूल के किसी भी एग्जाम्पल में नहीं है। हाँ जी समझ आई ये एडजस्टमेंट, मुझे रिप्लाई करो फटाफट, टाइम लिमिटेड है अपने पास। Yes, ma'am. ठीक है जानवी, जसप्रीत, ओके रजत, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा, एक आप क्वेश्चन नंबर इसमें 13 कर लेना बस। ठीक है, क्वेश्चन 1 ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, अगर आप कॉन्फिडेंट हो फर्स्ट टाइम देख लिए तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए आपको और सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो रजे। ठीक है, स्कैनर मैं अपलोड कर दूंगी, प्लस आपके पास है ही ये स्कैनर, ठीक है ना। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी मेरा नंबर आपके पास है, मुझे कांटेक्ट कर लेना। हाँ जी सिमरन पूछो रजे, आपने क्या पूछना है। एक मिनट, एक एक मिनट सिमरन, 7 स्कैनर का बोल रहे हो, 7th क्वेश्चन, उसमें कौन सा कह रहे हो। नहीं ये एडजस्टमेंट नंबर बताओ ना सिमरन, कौन सी है। हाँ सॉल्यूशन में आ गई मैं, ठीक है। ये कह रहे हो, एक मिनट इसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना रजे। कहते द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ इतना आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। Purchase for the year इतना, Ram gave goods worth rupees 25 and invoice for goods 1,85,000, sales amounting to, एक मिनट रजे एक मिनट,